दोस्तों, जैसे ही रात का सन्नाटा होता, पेड़ों पर उल्लू बैठकर बोलने लगते और रात को झींगुरों की आवाज़ें आने लगती, तो उस सन्नाटे में एक बहू अपने कमरे में से उठती और धीरे धीरे संवरे हुए पाँव से वह अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती और वहां जाकर के वह अपने ससुर के ऊपर बैठ जाती है और उसके साथ संबंध बनाती है। फिर दोस्तों 1-2 साल तक यह मामला चलता रहता है और फिर होता है एक भयानक कत्ल। दोस्तों, कत्ल होने के बाद लाश को पानी की टंकी में छुपा दिया जाता है। आखिर किसका तो कत्ल हुआ था, क्या इस घटना के अंदर हुआ था, क्यों एक बहू अपने ससुर के साथ जाकर रात को सो जाया करती थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। वीडियो से बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात भारत चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना कुशीनगर जिले का बाजार थाना पड़ता है, बाजार नाम से थाना पड़ता है, उसके अहिरौली टोला गांव की यह घटना होती है, जहां पर गुरु यादव नाम का एक शख्स रहा करता है, जिसकी उम्र है तकरीबन 58 साल और वह चौकीदारी का काम किया करता है। उसके घर में उसकी पत्नी है जिसका नाम है गीता देवी और उसके घर में उसका बेटा है, बेटे की शादी हो चुकी है, तो घर के अंदर एक बहू भी है, बहू का नाम होता है गुड़िया। अब दोस्तों, जो बेटा होता है वह तो ज़्यादातर नौकरी के सिलसिले से बाहर रहा करता है, तो घर के अंदर ये दोनों पति पत्नी गुरु यादव और उसकी पत्नी गीता देवी और इनकी बहू जिसका नाम होता है गुड़िया, यही लोग रहा करते हैं घर के अंदर। अब दोस्तों क्या होता है, पत्नी गीता देवी एक दिन अचानक गायब हो जाती है। जो गुरु यादव है वह नौकरी पर गया हुआ था रात को, जब सुबह आकर देखता है तो उसकी पत्नी गीता देवी घर पर नहीं थी, तो अपनी बेटे की पत्नी को पूछता है, यानी कि अपनी बहू को पूछता है गुड़िया को कि गुड़िया तुम्हारी माँ कहाँ है। तो गुड़िया कहती है कि सासू जी तो किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर कहीं गई थी और वापस आई नहीं है। अब यह बात सुनने के बाद गुरु यादव को लगता है कि आखिर मामला क्या है। 3-4 दिन तक कोई पता उसका नहीं लगता है, ना ही रिश्तेदारी में पहुंचती है। और दोस्तों 2 जनवरी आ जाती है, अभी तक उन्होंने कोई पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी, वह मामले को इसी तरह से घसीट रहे थे। अब 2 जनवरी आ जाती है और 2 जनवरी को जो घर की बहू होती है गुड़िया रानी, वह लेटरिंग करने के लिए टॉयलेट में जाती है, तो वहाँ पर पानी की टंकी पर उसकी नज़र पड़ती है। पानी की टंकी पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है तो पानी के ढक्कन के नीचे उसकी सास का पल्लू दबा हुआ था, यानी कि उसकी जो कपड़े थे वह ढक्कन से बाहर आ रहे थे। एकदम से देख करके जो गुड़िया होती है वह घबरा जाती है और चिल्लाती चिल्लाती वह गांव में शोर मचा देती है। पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया जाता है, सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर के देखते हैं कि भाई टंकी में से किसी के कपड़ों की कपड़े दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो ढक्कन होता है उस ढक्कन में फंसे हुए थे उस कपड़े, और वह कपड़े थे गुड़िया की सास गीता देवी के। उसके बाद टंकी को खोला जाता है, तो जैसे ही गांव वाले टंकी को खोलते हैं छत पर चढ़ करके, तो टंकी के अंदर पत्नी गीता देवी मृत पड़ी हुई थी, यानी कि उस घर की जो मालकिन थी गीता देवी, गुड़िया की सास, वह मृत पड़ी हुई थी, उसकी लाश उस टंकी के अंदर थी। अब उसके बाद पूरे गांव में हल्ला मच जाता है कि भाई आखिर यह क्या हुआ, गांव के अंदर तो ऐसी घटनाएं होती नहीं हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस पूछती है क्या हुआ, बताते हैं कि ऊपर टंकी के अंदर इस घर की मालकिन की लाश पड़ी हुई है। अब उसके बाद पुलिस लाश को निकालती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिससे कि राज का फांस हो सके। अब तो यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि उसके सर में किसी ने चोट मारी थी और चोट लगने के कारण उसकी मौत हुई है और उसके बाद उसको पानी में डाला गया है, यानी कि उसकी हत्या की गई है। हत्या करने के बाद टंकी में उसकी लाश को छुपाया गया है। पुलिस के सामने यह सच्चाई आ चुकी थी, पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है और पुलिस के सामने एक बयान आता है कि जो बहू थी उसने कहा था कि एक लड़के के साथ मेरी सास बाइक पर बैठकर गई है, यानी कि ये तो सरासर झूठ था। अगर बाइक पर बैठकर गई थी और वापस आई नहीं है तो लाश टंकी में कैसे आ गई। तो यहाँ पर दोस्तों बहू के ऊपर पुलिस को शक हो जाता है और ससुर से पूछा जाता है, तो ससुर अलग ही तरीके का बयान दे रहा था। और अब यहाँ पर ससुर और बहू के बयान दोनों के अलग होते हैं, तो बहू को पकड़ लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। दरअसल दोस्तों जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा राज खुलता है। राज ये खुलता है, जो बहू होती है वह कहती है गुड़िया देवी कि मैंने और मेरे ससुर ने मिल करके मेरी सास की हत्या की है।
अब तो यहाँ पर पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि आखिर इन्होंने हत्या क्यों की है, क्या मामला है, और ये राज अब खुलने ही वाला था। तो पूरा यहाँ पर सच पुलिस सुनना चाहती है। तो अब यहाँ पर जो गुड़िया देवी है वह बताती है पूरा सच, और जो ससुर होता है वह भी पूरा सच पुलिस के सामने बयां करता है। जो गुड़िया देवी होती है वह बताती है कि उसका पति बाहर रहा करता है, पति भी वहाँ पर आ चुका था और देख करके कृत्यों को वह भी शर्मसार था और ज़मीन पर लेटा हुआ पड़ा था कि मेरे बाबा ने और मेरी बहू ने, पत्नी ने आखिर ये क्या कर दिया। तो गुड़िया देवी बताती है कि मेरा पति तो ज़्यादातर बाहर रहा करता था, घर पर मैं अकेली रहती थी, 2 साल शादी को हो चुके थे और अभी मैं नई नवेली थी, मुझे पति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, लेकिन मेरा पति तो खाने कमाने में लगा हुआ था। अब घर के अंदर कोई मर्द तो था नहीं, सिर्फ मेरे ससुर थे, ना कोई देवर था ना कोई और था। तो ससुर गुरु यादव घर में कमरे में अलग सोया करते थे और जो सास थी वह अलग कमरे में सोया करती थी। ससुर भैंसों के पास, यानी कि जो जानवर होते हैं उनके पास एक कमरा था, उनकी रखवाली के लिए वहाँ पर सोया करता था। और जो बहू थी गुड़िया वह अलग कमरे में सोया करती थी। अब एक रात की बात है, गुड़िया से रुका नहीं जाता है, उसको पति की याद आ रही थी। तो वह सोचती है कि अगर ससुर के साथ ये काम किया जाए तो क्या बुराई है, इसी का तो बेटा है, मेरा पति है जो वो भी। तो उसके बाद गुड़िया हिम्मत करके अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और जैसे ही ये ससुर के कमरे में पहुंचती है तो ससुर कहता है बेटी क्या बात है, लेकिन वह आगे कुछ कह पाती, इतने में ससुर के ऊपर बैठ जाती है और दोस्तों अपने कपड़े उतार देती है। अब यह देख करके जो ससुर होता है गुरु यादव, उसको बहुत बुरा लगता है। वह भी बताता है अपना बयान कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती है मेरे कमरे में आ जाया करती। उसके बाद जो ससुर है वह भी यह सोचता है कि लड़का घर पर है नहीं, शायद इससे रुका नहीं जा रहा है। तो उसके बाद इन दोनों के पहली बार संबंध बनते हैं। अब जब पहली बार संबंध बनते हैं तो यह सिलसिला अब रोज़ रोज़ का होने लगा था, क्योंकि बहू को अब लत लग चुकी थी ससुर की। रोज़ रोज़ रात के समय में मौका देख करके वह ससुर के कमरे में चली जाया करती और अपनी हवस मिटाया करती। इसी तरह से इनका मामला 1-2 साल तक चलता रहता है। एक दिन की बात होती है, रात को दोनों ससुर बहू लगे पड़े थे, तभी अचानक सास को कुछ महसूस होता है। वह एकदम से अपने पति के कमरे में जाती है और वहां जाकर जैसे ही नज़ारा देखती है तो सास के तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर ससुर बहू दोनों नग्न हालत में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। यह देखकर सास एकदम से उनके ऊपर जैसे ही चिल्लाने वाली होती है, इतने में ही जो बहू होती है एकदम से पीछे से भारी वस्तु से सास के सर पर प्रहार कर देती है और सास वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। ससुर कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, लेकिन बहू कहती कि और क्या करती। अब ये ज़ोर से चिल्लाती तो पूरे मोहल्ले को हमारी करतूत के बारे में पता लग जाता। लेकिन दोस्तों यह गलत था, करतूत के बारे में तो आप पता लगा है ना अच्छी तरह से, अब तो हत्यारी भी बन गई हो। तो उसके बाद दोस्तों सास को वह जब देखती है टटोल करके तो वह तो मर चुकी थी। अब यहाँ पर ससुर को बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी है, पर अब करें भी तो करें क्या। उसकी लाश को वह जैसे तैसे उठा करके ऊपर पानी की टंकी में डाल देते हैं सीढ़ियों से ले जा करके। और उसके बाद ससुर जो होता है वह कहता अपनी बहू से कि तू ये कह देना कि वो किसी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं चली गई है और मैं ड्यूटी पर चला जाता हूँ, जिससे कि मेरे ऊपर किसी को शक ना हो। तो वह रात को ही ड्यूटी पर निकल जाता है और सुबह जैसे होती है तो वह वापस आता है और आकर के पूरा ड्रामा करता है। बहू से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है, तो बहू वही जवाब देती जो बता कर गया था कि वह तो किसी के साथ बाइक पर बैठकर गई है। आस पड़ोस में भी ये लोग पूछते हैं, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब 2-3 दिन गुजर चुके थे तो लाश में से बदबू आने लगी थी, जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा था उसमें बदबू आने लगी थी। अब जो बहू होती है गुड़िया, वह सोचती है कि अब तो मामले को उजागर करना ही पड़ेगा और हम आरोप लगा देंगे कि कौन मार कर चला गया, क्योंकि टंकी के अंदर से कपड़े बाहर भी निकल रहे थे और अब ज़्यादा सहन नहीं हो पाती, बदबू ज़्यादा बढ़ती, लोगों को भी पता लगता तो अपने आप मामला खोलता। तो बहू सोचती है क्यों ना मैं ही मामला खोल दूं, जिससे कि मेरे ऊपर शक ना हो। लेकिन दोस्तों वह बेवकूफ़ थी, वह एकदम से कहती है कि मेरी सास को कोई टंकी में मार करके चला गया। लेकिन ऐसे थोड़े होता है, घर के अंदर ससुर बहू दोनों रहते हैं, फिर बाहर का कौन मार कर चला गया। तो पुलिस सीधा सट उसी को पकड़ती है और उसके ऊपर उसको शक था पुलिस को, और फिर सारा राज यहाँ पर खुल जाता है। तो दोस्तों बार बार कहता हूँ, अवैध संबंधों में अंजाम बहुत खतरनाक और भयावह होता है, इसलिए अपने आप को इन गंदी चीज़ों से बचाएं, अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें। अगर यहाँ पर बहू ससुर के साथ ऐसा कृत्य ना करती तो उसकी सास भी जिंदा रहती। और दोस्तों सबसे पहली गलती तो उसके पति की थी, जो
नई नवेली पत्नी को छोड़ करके नौकरी लग गया था और पैसे कमाने में व्यस्त हो गया था, जबकि नई नवेली बहू को 2-4 साल तक तो उसके साथ पति को रहना ही चाहिए, क्योंकि उस टाइम उफनती जवानी होती है और उस उफनती जवानी में न जाने कैसा कदम कोई उठा ले इसका पता नहीं चलता है। तो सबसे बड़ी गलती तो गुड़िया के पति की ही थी, जो उसको अकेली छोड़ करके और आप बाहर कमाने खाने में व्यस्त था। उसको पत्नी के साथ रहना चाहिए था या फिर पत्नी को अपने साथ वहीं पर ले जाना चाहिए था। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं। मनोहर जोशी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, जो कि यूपी मुरादाबाद में काम करते हैं और नाम असली इनका मुरलीधर जोशी है और जो पीछे से नेपाल के रहने वाले हैं। भीमदत्त जोशी हमारे भाई जो कि कह रहे हैं कि आजकल पति पत्नी आपस में सेफ नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आजकल तो बहुत बुरा माहौल चला हुआ है। ये भी यकीन नहीं होता कि कौन क्या कर जाए परिवार के अंदर, तो थोड़ा सा संवर कर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कश्यप दीपक हमारे भाई जय श्री राम जी। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, सर जी ये कहानी बहुत छोटी थी, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है या कोई और दिक्कत है? इधर वीडियो भी फेसबुक पर कम आ रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी ये जो आपने कहानी देखी है ये रील है। हाँ, रील छोटी ही होती है, 1 मिनट 30 सेकंड की होती है और छोटी ही डाली जाती है। बड़ा वीडियो भी आ चुके हैं चैनल पर और 2 दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, कुछ इश्यूज़ हो गए थे या फिर ये भी समझ सकते हैं कि मैंने छुट्टी कर ली थी। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहें, आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। और दोस्तों उसके बाद दादा अंकित सिंह तोमर हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं, राम राम सर जी, राम राम जी। और मुकेश कुमार हैं जो कि यूपी तरासी से हैं और अनिल पांडे हमारे भाई जो कि लगातार वीडियोज़ को देखते हैं। उसके बाद जयेश विसारिया जी हैं हमारे साथ जो कि लगातार वीडियोज़ को देखते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार वीडियोज़ को देखते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। और उसके बाद राजेश वैष्णव हमारे भाई जो कि बहुत दिनों से गायब हैं और कमल बख्शी हमारे भाई जो कि आ चुके हैं लेकिन अब कमेंट नहीं कर रहे हैं। सलाउद्दीन खान भी हैं, नईम अहमद हमारे भाई कमेंट करते हैं, HP सिंह हमारे बड़े भाई कमेंट करते हैं लगातार। और उसके बाद संजीव कुमार जो कि नेपाल से रहने वाले हैं, JS पांडे नेपाल से रहने वाले हैं। सभी भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं आप लोग लगातार कमेंट करते रहिए। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं और सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं आप लगातार कमेंट करते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।